हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और वो टॉपिक होगा रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जहां पे हमने रिकंसिलिएशन करनी होगी कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को फाइनेंशियल अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं और उनका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए देयर इज एक्सपर्ट एज कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एंड देयर मे बी मिसमैचिंग ऑफ प्रॉफिट। कई बार हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से मैच नहीं कर सकता। दैट मे नॉट बी इक्वल, क्योंकि हमारे पास टू पर्संस हैं, टू एक्सपर्ट्स हैं। देयर मे बी डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो लेकिन कई बार वो इंपॉर्टेंट मैटर को लीव भी कर सकते हैं या ओवर एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है। These mistakes can be done by the two persons differently. तो हमारे पास टू पर्संस होते हैं, एक होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटेंट और एक हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट है। दे हैव टू गो विद देयर प्रॉफिट्स। तो उनका आंसर हमारा कई बार मैच नहीं करेगा। प्रॉफिट्स कैन नॉट मैच बाय फाइनेंशियल अकाउंटेंट एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटेंट ड्यू टू सर्टेन रीजंस। कुछ हमारे रीजन होंगे, कुछ उन्होंने एडजस्टमेंट ओवर एब्जॉर्प्शन कर ली होगी, एक्सपेंडिचर को गलती से ज्यादा ले लिया या हमने लीव कर दी और हमने ओमिशन कर दिया। देयर में बी डिफरेंट रीजंस, लेकिन हमें चाहिए कि जो हमारा प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट्स का है दैट मस्ट बी मैचिंग विद द कॉस्ट अकाउंट्स प्रॉफिट। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट है वो कॉस्ट अकाउंट से मैच करना चाहिए। दैट मस्ट बी इक्वल। तो ये स्टेटमेंट हम बनाएंगे। अब जो रीजंस होंगे ऑफ इनइक्वालिटी दैट हैज टू बी रिमूव्ड बाय रिकंसिलिएशन। अगर हमारे प्रॉफिट्स इक्वल नहीं आ रहे, अगर हमारे प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट के मिसमैच करते हैं और मैच नहीं करते, इट मींस वी हैव टू प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें क्यों बनानी पड़ती है? बिकॉज profits of financial account or P&L account profit is not matching with cost sheet profit. वो हमारा प्रॉफिट मैच नहीं कर रहा एंड एवरी आइटम्स आर सेम। हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड भी कॉमन है, वेजेस भी कॉमन है, फैक्ट्री ओवरहेड और एक्सपेंसेस भी कॉमन है, तब भी हम मैच नहीं कर रहे। देयर आर सर्टेन रीजंस, कुछ हमारे रीजंस होंगे। तो उन रीजंस को एलिमिनेट करना दैट विल बी इक्वल टू रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो अगर हम कहते हैं कि हमें उन रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, जो भी हमारे डिफरेंस के रीजन आए हैं, उन रीजन को ढूंढना सबसे पहले काम है। हम रीजन को ढूंढेंगे और उनकी एडजस्टमेंट करेंगे। उनकी उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद उसके इफेक्ट को शो किया जाएगा। देन देयर इज ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं दैट इज ए रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो जब हम कहते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, दैट इज पैरेलल टू द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर हमें +1 का टॉपिक अगर हम रिमाइंड करते हैं, माइंड में रखते हैं, तो हमारे पास वहां पे आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 11th क्लास। तो 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ भी सेम मैटर होता है कि हमने कैश बुक का बैलेंस को हमने अपने बिजनेस में ऑपरेट किया और बैंक के बैलेंस ट्रांजैक्शन को ऑपरेट पासबुक में किया जा रहा है। दीज मस्ट बी इक्वल। जो मेरा कैश बुक का बैलेंस होगा दैट मस्ट बी इक्वल विद माई पासबुक बैलेंस। लेकिन ऐसा नहीं होता ड्यू टू सर्टेन रीजंस। कई जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो हम कैश बुक में ले लेते हैं, कई डिपॉजिट्स हम
कैश बुक में लेते हैं और पासबुक में नहीं लेते, और पासबुक में कुछ एंट्रीज होती हैं जो हमारी कैश बुक में नहीं आती, तो वहां भी हम एक बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट मींस जब भी हम कोई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, इट मींस देयर मस्ट बी सर्टेन रीजंस, कुछ हमारे रीजन होंगे, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ डिफरेंसेस। अगर हमारे डिफरेंसेस आते हैं कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस के, और then we have to prepare the bank reconciliation statement। तो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं ताकि कैश बुक बैलेंस को पासबुक बैलेंस से मैच किया जाए, और जो रीजंस होंगे उनको डिस्क्लोज किया जाए और उनको एडजस्ट किया जाए इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सेम पैरामीटर, जैसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारी 11th क्लास का होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेम इज द ट्रेडिशन फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। अब हमने प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट के भी बनाए हैं और कॉस्ट अकाउंट के भी बनाए हैं। डाटा वाज सेम, यानी इंफॉर्मेशन वाज सेम, बट वी हैव टेकन सम आइटम्स दैट मे बी ओवर चार्जिंग, अंडर चार्जिंग और ओमिशन। तो ये बातों को हमें ध्यान में रख के अब हमें बनाना होगा रिकंसिलिएशन। तो रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट से पहले हमें देखना होगा व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन प्रॉफिट। अगर हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस है, हमारी कॉस्ट शीट के प्रॉफिट में डिफरेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट में अगर हमारा डिफरेंस होता है, तो उनके रीजन क्या होंगे, थोड़ा सा हम डिस्क्लोज करना चाहते हैं कि रीजन क्या होंगे। नंबर 1 रीजन होगा ओवर चार्जिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट एक्सपेंसेस इन P&L अकाउंट। अब हमारा नंबर 1 रीजन हो सकता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने एक्सपेंडिचर को ओवर चार्ज कर दिया और ओवर डेबिट कर दिया होगा, तो ये रीजन होगा। और सिमिलरली या हमने कॉस्ट शीट में, जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, तो कॉस्ट शीट में ओवर हमने चार्ज कर दिया होगा वेजेस को और फैक्ट्री ओवरहेड्स को। तो कोई भी हमारी ओवर चार्जिंग हो सकती है, ओवर डेबिटिंग भी हो सकती है और ओवर चार्जिंग भी हो सकती है कॉस्ट शीट में। और ओवर चार्जिंग विल गिव अस डिफरेंसेस। ओवर चार्जिंग इन एनी of the statement, whether that may be cost sheet or whether that may be P&L, it means there must be discrepancy in cost account profit और फाइनेंशियल अकाउंट प्रॉफिट। जब भी हम ओवर चार्ज करेंगे किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, ज्यादा चार्ज कर देंगे बाय मिस्टेक, इट मींस आवर प्रॉफिट विल बी मिसमैचिंग विद द कॉस्ट अकाउंट्स एज वेल एज फाइनेंशियल अकाउंट। तो हमारी ओवर चार्जिंग हो सकती है, हमारे एक्सपेंसेस को रॉन्ग पोस्टिंग में लिया जा सकता है, चाहे वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिया हो, चाहे हमने कॉस्ट शीट में लिया हो। तो एनी रीजन, कोई भी एक्सपेंडिचर को ज्यादा देना किसी भी स्टेटमेंट में, दैट मे गिव अस इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिफरेंसेस। तो हमारे प्रॉफिट का जो डिफरेंस होगा या डिस्क्रिपेंसीज होंगी, उनका मेन रीजन होता है अपने एक्सपेंडिचर को किसी भी स्टेटमेंट में ज्यादा दे देना, यानी फाइनेंशियल में दे देना या कॉस्ट अकाउंटिंग में दे देना। नंबर सेकंड रीजन हो सकता है ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकम। कई बार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में अधिक इनकम को शो कर देते हैं, दैट इज डन बाय मिस्टेकन। तो मिस्टेक से ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटेंट गलती करता है और कई बार बाय मिस्टेक वो ओवर चार्ज कर देता है, ओवर एब्जॉर्प्शन में ले आता है अपनी इनकम को, यानी इनकम को अधिक शो कर दिया जाता है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ये भी रीजन होगा कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका प्रॉफिट जो होगा दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंट्स। ये रीजन होगा कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट अधिक शो किए जाएंगे और हमारा कॉस्ट शीट में जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी लेस। और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकम हो सकती है कॉस्ट शीट में। अब कॉस्ट शीट जब हम बनाते हैं, कई बार क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन दैट मे बी डन बाय मिस्टेक एज एक्सीडिंग बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। कई बार कॉस्ट अकाउंटेंट जो है
ओवर वैल्यूएशन कर देता है क्लोजिंग स्टॉक की। अगर क्लोजिंग स्टॉक को हम अधिक शो कर देते हैं इन द कॉस्ट शीट, इट मींस वी आर हैविंग मोर प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब हमारी अधिक प्रॉफिट होंगे कॉस्ट शीट में एंड फाइनेंशियल अकाउंट विल बी लेस। सो देयर आर रीजंस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। कई बार हम प्रॉफिट एंड लॉस में अधिक इनकम को शो कर देते हैं और वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम ज्यादा कर दें कॉस्ट शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट विल गिव अस रीजंस फॉर डिस्क्रिपेंसी। हमारे डिफरेंसेस का कारण बनता है और हमारे जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट के वो मैच नहीं करते। नंबर थर्ड रीजन हमने बनाया अंडर चार्जिंग ऑफ एक्सपेंसेस। अब हमने फाइनेंशियल अकाउंट में अपने एक्सपेंडिचर को कम चार्ज किया है एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंटेंट। तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट है वो अधिकांशर मिलेगा और कॉस्ट अकाउंट्स जो हम कॉस्ट शीट से प्रॉफिट बनाएंगे उनका प्रॉफिट कम होगा। तो जब हमने एक्सपेंडिचर कम चार्ज किए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कॉस्ट शीट में बाय कॉस्ट अकाउंटेंट ने कम चार्ज किया, तो उससे भी हमारी डिस्क्रिपेंसीज होगी। यानी हमारा फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट अधिक दिखेगा और कॉस्ट शीट में प्रॉफिट कम दिखेगा, या कॉस्ट शीट का प्रॉफिट अधिक होगा या हमारा फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट कम दिखेगा। तो ये भी हमारे रीजंस है कि वी डू नॉट मैच विद आवर फाइनेंशियल अकाउंट रिजल्ट विद द कॉस्ट अकाउंट रिजल्ट। नंबर फोर्थ रीजन हो सकता है अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकम। कई बार रियल इनकम से हम कम इनकम प्रेजेंट करते हैं इन द फाइनेंशियल अकाउंट, इन द P&L अकाउंट में अगर इनकम कम शो कर दी गई, दैट इज अंडर कास्ट ऑफ इनकम, सो इट मींस that will decrease the profit in financial account। तो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को कम दिखाई देगा क्योंकि हमने अपने इनकम को कम शो किया, जिसको हम कहते हैं अंडर कास्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ इनकम और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक को भी हमने कम वैल्यू लगाई तो हमारी इनकम कम दिखेगी इन द फाइनेंशियल अकाउंट एंड आवर प्रॉफिट शैल बी डिमिनिश्ड, और हमारे प्रॉफिट कम दिखाई देंगे एज कंपेयर टू कॉस्ट अकाउंट्स। तो इसके लिए हमें देखना होगा कौन सा रीजन है जिस कारण हमारा फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कम दिखा या कॉस्ट शीट में हमारे प्रॉफिट कम दिखे हैं। तो उनकी खोजबीन करना, उनको लोकेट करना, उनको एडजस्ट करना, दैट इज द वर्क ऑफ रिकंसिलिएशन। सो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमने गलतियां की हैं बाय अंडर वैल्यूएशन, बाय ओवर एब्जॉर्प्शन, बाय अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, अपने एक्सपेंडिचर को कम दिखाया या इनकम को अधिक दिखाया या इनकम को कम दिखाया, तो जो भी हमारे रीजंस हुए हैं डिस्क्रिपेंसीज के, उनको सुधार करना, उनको इंप्रूव करना, उनको एडजस्ट करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकंसिलिएशन। तो रिकंसिलिएशन में हम सुधार करते हैं जो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट ने गलतियां की होंगी, यानी पोस्टिंग में जो हमारी मिस्टेक हुई और जो गलती हमारे फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने भी पोस्टिंग में जो हमारी मिस्टेक्स हुई हैं उनको हम रिमूव करते हैं बाय प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द टेक्निक for removal of mistakes that has been done by the accountants। जो भी हमारे अकाउंटेंट ने मिस्टेक की हैं पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में, उनको रिमूव करना और उनकी एडजस्टमेंट करना और उनको रिकंसाइल करना, उनको सुधारना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तभी हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स को बिल्कुल पैरेलल लेते हैं विद द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी तभी बनाई जाती है जब हमारे कैश बुक के बैलेंसेस पासबुक बैलेंस से मैच नहीं करते। अगर ट्रेडर ने कैश बुक को ऑपरेट किया, दैट बैलेंस मस्ट बी मैचिंग विद द पासबुक, विद द बैंकर पासबुक। अगर वो मैच नहीं करेंगे, इट मींस देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स that may be done by the trader himself और बैंकर। ये बैंकर की भी गलती हो सकती है और ट्रेडर की भी हो सकती है। तो उन रीजंस को लोकेट करने के बाद, ढूंढने के बाद हम बनाते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो दिस इट इज द पैरेलल कंसेप्ट विद द
रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। नंबर 5 हमने रीजन लिया जो डिफरेंसेस का हो सकता है, दैट इज ओमिशन ऑफ वेरियस आइटम्स। कई बार कॉस्ट अकाउंट्स की हम आइटम्स को ओमिट कर जाते हैं। दीज आर ओमिटेड बाय मिस्टेक बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट, यानी उनकी पोस्टिंग हम करना भूल जाते हैं। दैट मे बी डन बाय द फाइनेंशियल अकाउंटेंट और दैट मे बी डन बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। इफ एनी ऑफ द आइटम्स हैव बीन ओमिटेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट, इट मींस there shall be result of mismatching of profits of cost accounting as well as फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये रीजन होगा क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट आइटम्स को ओमिट कर दिए, यानी उनकी पोस्टिंग करना भूल गए हैं। चाहे ये गलती कॉस्ट अकाउंटेंट के बिहाफ में हो सकती है और फाइनेंशियल अकाउंटेंट के बिहाफ में भी हो सकती है। तो हमारे 5 रीजंस हैं, ये हमने डेवलप किए ताकि हम समझ सकें कि व्हाई रिकंसिलिएशन इज रिक्वायर्ड। क्यों रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड है? क्योंकि हमने गलतियां की हुई हैं, अब उस गलतियों को ढूंढना एंड देयर एडजस्टमेंट हैज टू बी डन, उनकी एडजस्टमेंट करनी होगी इन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। अब कुछ आइटम के बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं और कुछ हमारे आइटम्स हैं जो ओनली एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हैं। देयर आर रूल्स that some transactions only belong to financial accounting, these are never included in cost accounting। तो कुछ हमारे ट्रांजैक्शन होंगे जो कभी भी कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं लिए जाते। अगर हम एग्जामिनेशन में आ भी जाए तब भी हम कॉस्ट शीट में उसको इग्नोर करते हैं, कॉस्ट शीट में उनको एक्सक्लूड किया जाता है। अब मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी भी नहीं लेते। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। कोई भी एसेट का प्रॉफिट, उनकी सेल में हुआ प्रॉफिट और गेन, दैट इज नेवर टेकन इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट को कभी नहीं लिया जाता, ये ओनली फाइनेंशियल अकाउंट्स की आइटम है। इट मींस, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा अंडर कास्ट रहेगा रिगार्डिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमेशा एज ए रूल हमें अंडर कास्ट रखना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंट्स की आइटम होगी। नंबर 2 एक हमारा होता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ना ही हम प्रॉफिट लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में और ना ही हम लॉस भी नहीं लेते। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज आल्सो एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल अकाउंट्स ट्रांजैक्शन। ये भी एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है। अगर हमें रिकंसिलिएशन करनी हो और ये आइटम अपीयर हो तो इसको हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते। सो इट इज ओनली आइटम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो डेबिट हमेशा ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही होगी और कॉस्ट अकाउंट में हम लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को कभी भी नहीं लेते। उसके बाद 3rd हमने एग्जांपल लिया जिसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज आल्सो एक्सक्लूसिवली आइटम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। अगर हमें इंफॉर्मेशन में गिवन भी हो तब भी हम कॉस्ट शीट बनाते हो और कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको एक्सक्लूड कर लेते हैं बिकॉज इट इज नेवर टेकन इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नेवर टेकन इन कॉस्ट अकाउंटिंग। सिमिलरली डिबेंचर इंटरेस्ट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अगर हमारे एग्जामिनेशन में है, हमारे क्वेश्चन में है, तो अगर डिबेंचर इंटरेस्ट मिलेगा तो ये ओनली फाइनेंशियल अकाउंट्स के डेबिट साइड का एक्सपेंडिचर होगा और इट इज नेवर टेकन इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कुछ हमारी ओमिटेंस होती हैं, कुछ हमें ओमिशन करना ही होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन हमने अगर गिवन है तब भी हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। नंबर 5 मैंने एग्जांपल लिया है वो है गुडविल रिटर्न ऑफ। कई बार हमें डेबिट में एक्सपेंडिचर गिवन होता है, गुडविल का एक्सपेंडिचर कितना हमने रिटर्न ऑफ किया, प्रॉफिट से हमने राइट ऑफ किया। इट इज आल्सो ओनली फाइनेंशियल अकाउंट आइटम। ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अपीयर होगा जिसको हम कह सकते हैं टू गुडविल रिटर्न ऑफ। लेकिन ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ये कभी भी अपीयर नहीं होगा। इट इज नेवर टेकन इन कॉस्ट अकाउंटिंग। नंबर 6 में हम लेते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ये भी हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स की आइटम होगी।
इट इज नेवर टेकन इन कॉस्ट अकाउंट। तो ये हमें माइंड में रखना होता है कि कुछ हमारी आइटम्स होती हैं जो एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल अकाउंट्स में अपीयर होती हैं, तो ये भी कई बार रीजन बन जाती हैं हमारी डिस्क्रिपेंसीज के लिए, यानी हमारे जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल अकाउंट्स के वो कॉस्ट अकाउंट से मैच नहीं करते। एज ए रूल देयर आर सम आइटम्स व्हिच आर नेवर टेकन इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो नंबर 7 पे मैंने एग्जांपल लिया प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी प्योरली फाइनेंशियल अकाउंट्स की आइटम है। अगर हम प्रोविजन बनाते हैं टैक्स के लिए, दैट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा टू प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसको हम कभी भी नहीं लेते इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। सो इन कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज नेवर टेकन। तो सिमिलरली इनकम टैक्स पे, तो इनकम टैक्स को भी हम फाइनेंशियल अकाउंट्स की आइटम ही कहते हैं। सो इट इज नेवर टेकन इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कॉस्ट अकाउंट्स में कभी नहीं लिया जाता। अगर इनकम टैक्स होगा तो हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही मानना पड़ेगा। और सिमिलरली हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। तो जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम होगी दैट इज ऑलवेज क्रेडिट इन द P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट में हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। सो इट इज आल्सो फाइनेंशियल अकाउंट आइटम और ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी भी नहीं आती। और इनकम टैक्स पेड के बारे में मैं दोबारा भी कहना चाहता हूँ, ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंट की आइटम है और कई बार हम इनकम टैक्स पेड को ड्राइंग भी मानते हैं। अगर हम एंट्री करें जर्नल एंट्री तो ये होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर इनकम टैक्स पेड की एंट्री करें तो हमारे कहने का मतलब जो भी टैक्स के रिलेटेड प्रोविजन होगा या एक्सपेंडिचर होगा दैट इज नेवर टेकन इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज ओनली टेकन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में इनका एक्सपेंडिचर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स शो कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम टैक्स को कभी भी नहीं लिया जाता। सिमिलरली हम एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये हमारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट करके हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स में आता है कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना होता है इन एडवांस। तो कितना हमारा लॉस होने वाला है फ्यूचर, तो ये हम प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेट के लिए, बट इट इज नेवर टेकन इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हमने 10 पॉइंट्स एग्जांपल लिए हैं, 10 ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लिया है जो ओनली एक्सक्लूसिवली हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स में अपीयर होते हैं। एज ए कई बार इनकम हो जाते हैं या एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, लेकिन इनको कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर इंफॉर्मेशन गिवन भी हो देन आल्सो वी हैव टू लीव दैट इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को हम लीव कर देते हैं ड्यूरिंग कॉस्ट शीट प्रिपरेशन, ड्यूरिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये हमारे ट्रांजैक्शंस हैं व्हिच आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हमने कुछ रीजन किए। तो रीजन हमारे थे एक्सपेंडिचर को कहीं पे ज्यादा ले लेना, फाइनेंशियल में अधिक ले लेना, या कॉस्ट में ले लेना, या इनकम को ज्यादा वहां पे शो कर देना, या इनकम हमारी P&L अकाउंट में अधिक शो कर देना। तो ये रीजंस हमारे होते हैं इन द discrepancies of profitability in financial account as well as cost account। अब मुझे देखना है कि व्हाट शैल बी प्रोसीजर। तो इसका प्रोसीजर होगा कोई भी, जैसे मान लो हमें स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना होगा, हम ले सकते हैं। अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट वहां से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो उसका आंसर होगा वो होगा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट या कॉस्ट अकाउंट्स। अगर हम नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स लेंगे तो हमारा आंसर होगा एनपी एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो हमें एक अकाउंट से स्टार्ट करना होगा अपने सम को, और सेकंड अकाउंट में हमारा आंसर अवेलेबल हो जाएगा। एंड इन द सम जनरली वी आर गिवन 2 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। जनरली क्वेश्चन में हमें 2 टाइप प्रॉफिट गिवन होते हैं। हमें फाइनेंशियल अकाउंट का भी प्रॉफिट गिवन होता है, हमें कॉस्ट अकाउंट्स का भी प्रॉफिट गिवन होता है। तो चाहे तो हम फाइनेंशियल अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा आंसर मैच करेगा एनपी एज पर कॉस्ट अकाउंट। अगर हम कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर मैच करेगा, वो इंक्लूडिंग होगा, गिवन होगा, दैट विल बी एनपी एज पर फाइनेंशियल अकाउंट।
तो इस तरह हम अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि जो भी हमारी गलतियां रही, जो ओमिशन रहे हैं, उनकी स्टडी की जाए, उनको लोकेट किया जाए एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर द एडजस्टमेंट स्टेटमेंट। तो हमें एक एडजस्टमेंट की स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो ये पोर्शन हमने इंट्रोडक्शन का लिया है। इन द फर्दर कमिंग लेक्चर्स I shall be delivering various lectures on the illustrations। उसके बाद कई प्रकार की हम illustrations करेंगे जहां पे हमें रिकंसाइल करना पड़ेगा प्रॉफिट्स को, जहां पे हमारे प्रॉफिट्स फाइनेंशियल अकाउंट के कॉस्ट अकाउंटिंग से मैच नहीं करेंगे और हमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होगी एंड वी हैव टू कैलकुलेट द आंसर। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी स्टेटमेंट बना सकते हैं और लॉसेस की भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। कई बार हमें नेट लॉस गिवन होगा, फाइनेंशियल अकाउंट से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आंसर मेरा होगा नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। सिमिलरली अगर नेट लॉस कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो इस प्रकार हमारा मेथड होगा। तो इट वाज ओनली इंट्रोडक्शन एंड वी शैल गो विद द मोर इलस्ट्रेशंस, मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। थैंक यू।